नमस्कार, मैं हूँ विवेक और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। आज बात कुछ कानूनी करते हैं, कानूनी दाँवपेच की बात करते हैं क्योंकि देश में बहुत बड़े-बड़े केस ऐसे हैं जिन जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। चाहे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जेल जाना हो, अरविंद केजरीवाल समेत उनकी कैबिनेट के बड़े-बड़े मंत्रियों का जेल जाना हो या और बहुत सारे राजनीतिक केस हों। ये दौर वो दौर है जिसमें एक चर्चा चल निकली है, क्या कुछ कानूनों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है एजेंसीज़ की तरफ से और केंद्र सरकार का उनके ऊपर दबाव है। ये चर्चा आम हो चुकी है, हर व्यक्ति की ज़ुबान पर है। अब इसमें 2 धड़े अलग-अलग हो चुके हैं, एक इसके पक्ष में है कि जिसने गलत किया है उसको न्याय मिलना चाहिए, ये बात हर कोई मानता है, दोनों धड़े मानते हैं। लेकिन एक पक्ष का कहना ये है कि राजनीतिक विद्वेष के कारण झूठा फँसाया जाता है। ऐसा ही एक चर्चित मामला है दिल्ली का शराब घोटाला। तथाकथित शराब घोटाला उसको बोलते हैं, तथाकथित इसलिए बोलते हैं कि उस घोटाले के अभी तक जब तक कोई भी मामला साफ ना हो और उसमें कुछ सबूत और तथ्य जुटा करके इसमें किसी को सज़ा ना दी जाए या पूरा मामला प्रूव ना हो जाए, तब तक वो तथाकथित ही कहा जाएगा। दिल्ली का तथाकथित शराब घोटाला, बहुचर्चित शराब घोटाला, जिसमें हिंदुस्तान में ही नहीं, विदेशों में भी चर्चा हुई और तमाम बड़े-बड़े नेताओं का और बड़ी-बड़ी संस्थाओं का इसमें इंटरफेरेंस हुआ, कहा गया कि न्याय होना चाहिए और किसी को राजनीतिक द्वेष से नहीं फँसाया जाना चाहिए। बहुत सारी चर्चाएँ राजनीतिक रूप से हुई, लेकिन कानूनी पहलू क्या है इन सब के? क्योंकि इस पूरे केस में अगर देखें तो ईडी का जो केस था अ, सीबीआई से स्टार्ट हुआ और वो ईडी में गया। मनी लॉन्ड्रिंग का केस पीएमएलए में चला गया और ईडी इन्वॉल्व हुई और ईडी ने उसमें विजय नायर, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के साथ अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री उनको भी गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री एक पार्टी के राज्यसभा सदस्य उसी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और उनके कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर को जेल भेज दिया गया। लेकिन एक लंबी जद्दोजहद के बाद सारे लोग बाहर आ गए। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अभी भी जेल में हैं और जेल में क्यों हैं? क्योंकि उनको ईडी से तो बेल मिल चुकी है, लेकिन मामला फँस गया है सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद। सीबीआई कोर्ट में गई और कुछ तथ्य उन्होंने पेश किए और उसके बाद उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया, जेल के अंदर से ही गिरफ्तारी और इस पर भी तमाम बहस हुई। अभी जो पिछली हियरिंग हुई है इसमें कि जेल में जो व्यक्ति है उसको जेल से गिरफ्तारी हुई। अब मामला ये बनता है कि जिसको अरविंद केजरीवाल जी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी भी कहते हैं कि बीमा गिरफ्तारी है। ये बीमा गिरफ्तारी होती क्या है और इस मसले का असली पहलू है क्या जानने के लिए हम लोगों के साथ में फिर एक कानूनी विद्वान संकेत राजन। संकेत रंजन जिन्होंने बहुत कम उम्र में अपनी एक पहचान बनाई, एक ख्याति बनाई कानून के क्षेत्र में और हम लोगों के साथ में आकर के बहुत बारीकियों से डिस्कशन उनका जारी रहता है और डिस्कस करते रहते हैं। हम लोग प्लान कर रहे हैं कि आपके लिए और भी कानूनी दाँव-पेचों पर चर्चा लेकर के आएँ। जैसे बहुत सारे केस आपने सुने होंगे जिसमें केशवानंद भारती केस है। हर जगह आपको उसका एक उदाहरण मिल जाता है। केशवानंद भारती केस था क्या? इस पर बात करेंगे। इंदिरा गांधी जी के खिलाफ इमरजेंसी में जो फैसले हुए, उसपे बहुत सारे राजनीतिक पहलू हैं कानून के। उस पर हम लोग चर्चा करेंगे संकेत रंजन जी के साथ, चूँकि इनका बहुत अध्ययन है, बहुत इनकी जानकारी है। लेकिन अभी फ़िलहाल बात करते हैं सीबीआई केस की। सीबीआई केस बीमा गिरफ्तारी क्या है और इसमें आगे की संभावनाएँ क्या नज़र आती हैं? क्योंकि कोर्ट ने कहा कि मंगलवार को इस फैसले को सुनाया जाएगा, फैसला रिज़र्व है। संकेत रंजन जी से जानते हैं कि आखिर सब कुछ माजरा है क्या? संकेत जी। नमस्कार विवेक जी। देखिए, अभी जो दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले पे अगर आप सिर्फ़ अगर आज के डिस्कशन में दिल्ली के मुख्यमंत्री तक रखेंगे, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ जो भी लंबे मामले हैं, उसमें अगर हम बेल के मामलों में देखें, तो जो 2 केसेस हैं, एक केस जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत है, जो पीएमएलए का केस है, जो ईडी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ज़मानत दे दी है और वो ज़मानत के साथ-साथ उन्होंने जो अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया था, उसके तमाम पहलू को डिस्कस करने के लिए उन्होंने एक लार्जर बेंच के पास उस मामले को भेज भी दिया है।
लेकिन जो दूसरा मामला है, सीबीआई का मामला, जिसमें आज भी जमानत पे फैसला आया नहीं है सुप्रीम कोर्ट का और ये मामला लंबित है सुप्रीम कोर्ट के सामने विचाराधीन है। इस मामले में ही अभी अरविंद केजरीवाल जी सलाखों के पीछे हैं। इस मामले में पिछली बार ये हुआ कि अरविंद केजरीवाल जी के वकीलों ने इसे दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। चूँकि इसमें पूरा मसला ये हुआ कि अगर आप सीआरपीसी के सेक्शन 439 को देखें, तो 439 कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन देता है। अगर मैं इसे हिंदी में कहना चाहूँ तो एक समानांतर ज्यूरिसडिक्शन है 2 कोर्ट के, कि आपके खिलाफ अगर कोई ऐसा मामला है जो सेशन ट्रायल होता है, सेशन कोर्ट के द्वारा, तो सेक्शन 439 में आप सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों जगह जा सकते हैं बेल के लिए। एक समानांतर ज्यूरिसडिक्शन है, एक कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन है, जो हमारा सीआरपीसी किसी भी एक्यूज को देता है। लेकिन सीबीआई के वकील के द्वारा जब दिल्ली हाई कोर्ट पे इस पे बहस हो रही थी, उस पे सारा उनका मामला ये था कि हाई कोर्ट को ये सुनना नहीं चाहिए क्योंकि पहला कोर्ट तो सेशन कोर्ट होना चाहिए। उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट जो सीबीआई का मैटर देखता है, वहां पे ये बेल लगना चाहिए। वहां से अगर डिसमिस हो या जो भी मामला बने, उसके बाद आप हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, आप साथ में नहीं जा सकते। जबकि कानून ने कहा है कि आप दोनों में से किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं जिसमें अलग-अलग तरीके की बात डिस्कस की गई है। अच्छा, इसमें मैं ये जानना चाहता हूँ है कि इसके पीएमएलए में कुछ विशेष प्रावधान है, तो पीएमएलए में ऐसा है कि एक साथ नहीं जा सकते हैं, लेकिन बाद बाकी केसेस में एक साथ जा सकते नहीं, पीएमएलए में विवेक जी, पीएमएलए बिल्कुल अलग कानून है। वो एक स्पेशल लॉ है, जहाँ पे बेल के उसके अपने प्रोविजंस हैं। हैं। लेकिन सीबीआई ये जो मसला है ये सामान्य कानूनों के अनुसार सीबीआई का हाँ, जो प्रोसिक्यूशन है सामान्य है। सीबीआई के केस में जो सारा बेल की प्रक्रिया है, वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि सीआरपीसी के तहत डील होनी थी। वहाँ पे कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन है। हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में भी अगर आप देखेंगे, हाई कोर्ट ने इस बात से इनकार नहीं किया है कि कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। हाई कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग्स में इस बात को माना है कि जो तमाम सुप्रीम कोर्ट के प्रीवियस ऑर्डर्स का उल्लेख किया है अरविंद केजरीवाल जी के वकीलों ने, उसको उन्होंने माना है। लेकिन मसला इस बात पे फंस गया कि सीबीआई के वकील का एक तर्क था हाई कोर्ट में कि जनाब इस केस में बहुत ही वॉल्यूमिनस यानी कि काफ़ी डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिकॉर्ड पे हैं। जो चार्जशीट फाइल हुई वो काफ़ी ह्यूज है। तो चूँकि ये सारा मामला वो चार्जशीट सेशन कोर्ट के पास है, जो ट्रायल कोर्ट के पास है, तो ये मामला और ये सारा रिकॉर्ड जो ट्रायल कोर्ट के पास है, तो ये केस भी पहले उनको सुनना चाहिए। उसके बाद जो वो फाइंडिंग्स दें, उसके बाद हाई कोर्ट आना चाहिए। लेकिन कानून आपको आने से रोकता नहीं है हाई कोर्ट। ये उस हाईकोर्ट जज की खुद की फाइंडिंग है। मैं उस ऑर्डर के बेसिस पे आपको ये बात आपके सामने समक्ष रख पा रहा हूं। और इसी ऑर्डर के खिलाफ अब वो सुप्रीम कोर्ट आए हैं, जहां पे भी सीबीआई के वकीलों की तमाम दलील इसी बात की इर्द-गिर्द घूम रही है कि इन्होंने जिस हाईकोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया, वहां ये हाईकोर्ट में डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई मामला है नहीं, इनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना नहीं चाहिए। इन्हें सबसे पहले सेशन कोर्ट जाना चाहिए। वो रास्ता आज भी इनके पास खुला है। जी। तो कुल मिलाकर के मतलब क्या इसमें फिर प्रक्रिया वही है कि इसमें फिर कोर्ट बोल सकता है कि सेशन कोर्ट जाइए और फिर हाई कोर्ट आइए और फिर उसी प्रक्रिया को अपनाइए। जबकि कहीं न कहीं इसमें कुछ तो लोचा दिखाई दे रहा था, जब सीबीआई के वकील वीएस राजू ने ये कहा कि अगर आप इस हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हैं, तो हाई कोर्ट के सम्मान को या गरिमा को ठेस पहुँचेगी। तो जज ने कुछ टिप्पणी भी की, माननीय न्यायाधीश ने कुछ टिप्पणी भी की कि आप वकील हैं और मतलब इस तरह की भाषा आपको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ऐसा मतलब एक कहा नहीं, लेकिन सेंस लोगों ने लगाया। कुल नहीं, मिलाकर नहीं। के ये है कि अब इस केस को किधर जाते देख रहे हैं आप? क्या फिर ये भी हो सकता है कि वापस इसको लौटाया जाए, सेशन कोर्ट को कहा जाए कि सेशन कोर्ट में जाइए और वहाँ से एक बार फिर प्रक्रिया प्रारंभ कीजिए? देखिए, इस मामले में तो अभी फ़िलहाल ऑर्डर रिज़र्व हो चुका है। तो अब जो भी सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आना है, वो जब आएगा, तब हमें ज़्यादा तो उसमें क्लैरिटी इंतज़ार करना मिलेगी। पड़ेगा लेकिन मंगलवार को। लेकिन जो कानून की जहाँ तक बात है, पहले तो
ये बात जो आपने उठाया कि जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का बयान था कि इसमें अगर हम कुछ भी फैसला देते हैं तो उससे हाई कोर्ट के मोरल को ठेस पहुंचेगी या वो डिमोरलाइज होंगे, ये तो बिल्कुल ही वाजिब बात ही नहीं है। जिसपे नहीं, इसलिए जज ने नहीं भी है कमेंट किया कि कि ऐसा आपने आप मत कहो, क्योंकि अदरवाइज तो अपील का पूरा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। हाँ, आपने अपील का सिस्टम इसलिए रखा है क्योंकि आप रिव्यू कर सकें कि अगर किसी निचले कोर्ट से कोई फैसला में या किसी कानून के इंटरप्रिटेशन में अगर कोई गलती हुई है, तो हमारे हायर कोर्ट्स का काम ही उसको देखना है। डेली सैकड़ों के नंबर्स में जजमेंट्स सेट असाइड किए जाते हैं। यही हाई कोर्ट जिसकी आप मोरालिटी की बात कर रहे हैं, वो खुद भी दिल्ली के तमाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जजमेंट को सेट असाइड कर रहा होता है, जो जजमेंट को बिल्कुल तरह से खारिज कर रहा होता है। तो ये थोड़ी होता है कि ये मसला होता है कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मोरल को कमज़ोर कर रहे हैं। ये बिल्कुल ही वाजिब तर्क नहीं है। बाकी इसमें सुप्रीम कोर्ट वापस भेजेगा या नहीं, उस सवाल पे ये आप हाँ, मंगलवार तक इसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ और ये है कि पीएमएलए को लेकर के, चूँकि पीएमएलए एक एक्ट है और ईडी इसकी एक एजेंसी है जो जाँच करती है पीएमएलए एक्ट के तहत। ईडी को लेकर के लगता है कोर्ट इस समय कुछ ज़्यादा, सुप्रीम कोर्ट ख़ास तौर से कुछ ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आ रहा है और उसको तमाम पीएमएलए एक्ट की खामियों को और सुप्रीम कोर्ट एजेंसीज़ की कार्यप्रणाली को लेकर के तमाम टिप्पणियाँ कर चुका है। जैसे एक 4 तारीख को शायद एक केस था, उस केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवाल किया कि कोई आरोपी जमानत माँगते समय अपना बचाव कैसे कर सकता है, यदि उसके पास वो दस्तावेज नहीं है जो उसके पक्ष में है। और कानून ये कहता है कि दस्तावेज ईडी देता नहीं है। वो कहता है कि जब तक ट्रायल स्टार्ट ना हो तब तक दस्तावेज न दिए जाएँ। अब दस्तावेज जब है ही नहीं किसी व्यक्ति के पास, तो जमानत को लेकर के, इसको लेकर के कोर्ट ने चिंता जताई है। तो उस पे आपकी क्या राय है? क्या इसका रिव्यू होना चाहिए? क्योंकि पीएमएलए बहुत उलझा हुआ एक केस है, मतलब एक एक्ट है, कानून है, जिसको लेकर के कोर्ट की तमाम तल्ख़ टिप्पणियाँ बार-बार आती रहती हैं। नहीं जी, ज़रूर इस मामले में ये जो मसला है कि किसी भी आरोपी को एक्यूज़ को जो डॉक्यूमेंट्स सप्लाई नहीं हो पाता है, ख़ासकर जब वो पीएमएलए के मामले में गिरफ्तारी उसकी हो रखी हो। तो ये मसला बार-बार कई दफ़े सुप्रीम कोर्ट के विचार में आया है। इस पे अभी भी एक स्पष्टता नहीं आ पाई है कानून का। चूँकि क्या होता है कि सीआरपीसी के अगर आप सेक्शन 207 और 208 को देखें, ये जो सेक्शन धारा 207 और धारा 208 है, ये सेक्शन जो एक्यूज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट सारे डॉक्यूमेंट्स, चार्जशीट, एफआईआर प्रोवाइड कराती है। तो कोई भी कोर्ट साधारणतः हर क्रिमिनल मामले में सबसे पहले ये एंश्योर करता है कि कोई भी आरोपी को वो तमाम डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए जाए, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ के पास उपलब्ध है, ताकि वो अपना बचाव, उसका एक संवैधानिक अधिकार है, उसको वो पूर्णतः एक्सरसाइज कर सके। क्योंकि आर्टिकल 21 उसको भी जीने का एक अधिकार देता है, लाइफ एंड लिबर्टी का एक अधिकार देता है। अगर वो इंसान जेल के सलाखों के पीछे जा रहा है और उसका अधिकार का आप कर्टेल कर रहे हो, उसका हनन कर रहे हो, तो उसको एक बचाव का पूरा मौका मिलना चाहिए। ये उसका एक संवैधानिक अधिकार है और वो तभी मिल पाएगा जब उसे अपने आरोपों के बारे में पूर्ण रूप से स्पष्टता होगी। लेकिन पीएमएलए कानून में बार-बार, चूँकि ये एक स्पेशल एक्ट है, स्पेशल कानून है और इसमें एक वेगनेस है कि एक्यूज़ को हम डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे या नहीं करेंगे। तो ईडी बार-बार इस चीज़ का एक दुरुपयोग आप कह लीजिए या एक बिल्कुल ही गलत तरीके से इस्तेमाल होता है कि जो सीआरपीसी है वो एप्लीकेबल नहीं है, तो हम डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड करेंगे जब तक चार्जशीट फाइल नहीं होगा, क्योंकि इससे जाँच लेकिन प्रभावित होती है। तो अगर आप इसमें देखें, जो ईडी का ये तर्क है कि इससे जाँच प्रभावित हो जाती है, तो ये तर्क के साथ तो सीबीआई, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, हर वो एजेंसी, पुलिस एजेंसी, सब लोग इस तर्क के साथ अगर चले जाएँ कि नहीं-नहीं हम डॉक्यूमेंट्स तो जब तक आरोप तय नहीं हो जाता, आरोप पत्र यानी कि चार्जशीट चालान दाखिल नहीं हो जाता, हम आपको कॉपी नहीं देंगे, ना एफआईआर का, ना किसी और डॉक्यूमेंट्स का। तो फिर तो हर हर आरोपी को प्री ट्रायल स्टेज में जो बेल तो और तमाम इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया है, तो वो तो अपना बचाव कर ही नहीं पाएगा। कुल मिलाकर के ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो कानून है और कानून की ये धाराएँ संविधान
को ओवररूल करती हैं, संविधान को वायलेट करती हैं। क्योंकि देखिए संविधान का उल्लंघन हो गया ना, कोई भी कानून देश में संविधान से ऊपर नहीं हो सकता, संविधान के दायरे में रह करके, संवैधानिक सीमाओं के अंदर ही कोई कानून बनाया जा सकता है। और संविधान का आर्टिकल 21 ये कहता है कि आपको जीने स्वतंत्रता का का अधिकार है, लाइफ जीवन एंड का लिबर्टी अधिकार का है। अधिकार है आपको। उसको हाँ, अगर आप हनन कर रहे हैं तो आप मतलब वो ऐसा कानून हुँ, कैसे लागू हो सकता है कि जिसको जो जो संविधान को वायलेट करता हो? क्योंकि संविधान के दायरे में ही रह करके कोई भी कानून बनाया जा सकता है। संविधान से परे जाकर के कोई कानून नहीं होना जो जो संविधान का उल्लंघन ना करता हो। तो अब नहीं, इसमें किसका दायित्व आप कहते हैं कि इसमें बहुत स्पष्टता नहीं है। तो ये स्पष्टता लाने का दायित्व सुप्रीम कोर्ट का है संसद का है, मतलब किसका? 2 ही संस्थाएँ बचती हैं या तो कोर्ट इस पे करे कानून व्यवस्था इस पे कुछ करे या इसको संसद के अंदर कुछ इस तरह की बहस हो। तो दायित्व किसका है? संवैधानिक रूप से किसका दायित्व है कि इस पे क्लैरिटी लाई जाए? नहीं, अगर आप दायित्व की बात करें, तो दायित्व एक प्रकार से दोनों संस्था की है। जो लेजिस्लेचर हमारी विधायिका है, पार्लियामेंट है, उसका काम कानून को बनाना है। तो अगर पार्लियामेंट को लगता है कि अगर कानून में कोई कमी रह गई या स्पष्टता की कमी रह गई, तो पार्लियामेंट इसमें एक अमेंडमेंट के थ्रू इसमें ये बात जोड़ा जा सकता है या इस पे ये सीआरपीसी के जो दो सेक्शन 207 है, उसको एप्लीकेबल किया जा सकता है कि एक्यूज को जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। दूसरी बात, अगर कानून में कोई गैप रह जाता है या कानून में कोई कमी रह जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो उसकी व्याख्या करे, उसको वो पढ़ दे। कोर्ट कानून को की व्याख्या करने के साथ उसको पढ़ सकता है, जहां पे इस चीज को वो समाहित भी कर सकता है कि ये अधिकार उसमें समाहित रहेगा कि किसी भी आरोपी को वो डॉक्यूमेंट्स दिए जाएं, क्योंकि अदरवाइज वो अपना बचाव करेगा ही कैसे? और जो नहीं, बचाव करना उसका उसका संवैधानिक अधिकार है। कर लेकिन यहाँ ना यहाँ तो संविधान का उल्लंघन हो रहा है, संविधान की रक्षा का दायित्व कानून बनाना वो संसद का काम हो सकता है, लेकिन संविधान और उसकी रक्षा कानून का इम्प्लीमेंटेशन और संविधान के दायरे में रह के संविधान की रक्षा का काम सुप्रीम कोर्ट का भी टिप्पणियाँ करने से बेहतर ना हो संवैधानिक पीठ का गठन हो और इस पे पूरा कोई वर्डिक्ट आए नहीं, सुप्रीम नहीं, कोर्ट की तरफ इस से। मामले में संवैधानिक पीठ की ज़रूरत भी नहीं है। एक कानून है जिसकी व्याख्या की ज़रूरत है, तो यहाँ संविधान की व्याख्या की कोई विशेष ज़रूरत नहीं हो रही। यहाँ पे जो जिस बेंच ने जो आप ज़िक्र कर रहे हैं 4 तारीख का मामला, वो बेंच भी अगर चाहे तो इस पे एक स्पष्टता दे सकता है। जो जस्टिस अभय ओका और जो 2 और न्यायाधीश इस बेंच में थे, हाँ, उन्होंने जिस पे अपानुल्लाह जस्टिस अभय ईडी से ओका इसको जी। जवाब माँगा है, हुँ, तो अगर वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 142 जो हमारे संविधान का है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट न्याय के को उपलब्ध कराने में या जस्टिस तक पहुँचने के लिए उसके पास एक इनहेरेंट पावर है। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 को इन्वोक करते हुए इस पे एक स्पष्टता बिल्कुल दे सकता है कि क्या इस पे एक प्रारूप होना चाहिए या आगे से क्या एक गाइडलाइंस होगी या सीआरपीसी का 207 इस केस में एप्लीकेबल होगा। अगर चलो आप सीआरपीसी नहीं दिए तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन होंगे वो कैसे एप्लीकेबल होगा, एक्यूज को डॉक्यूमेंट्स दिए नहीं जाएंगे। मुझे लगता है इस मामले में जब फैसला आएगा जो इस मामले स्पष्टता भी आएगी। तो एक स्पष्टता आने का बिल्कुल ही पूरी तरह से अंदेशा है। तो हम इंतजार करते हैं। बिल्कुल फैसला आएगा, उसके साथ स्पष्टता भी आएगी, कानून का राज इस हिंदुस्तान के अंदर आज भी कायम है। राजनीतिक द्वेष हो सकते हैं, राजनीति में गड़बड़ियाँ और खामियाँ हो सकती हैं, राजनीतिक द्वेष हो सकते हैं और आपस में बदले की भावना हो सकती है, लेकिन देश के अंदर कानून का जो राज है देश की जो कानून व्यवस्था है, जो न्यायिक व्यवस्था है वो आज भी लोगों के लिए अंतिम भरोसा है, क्योंकि यही वो देश है जिसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जेल गई, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जेल गई और उसके बाद इसी जेल से वो बाहर ही आई कानून व्यवस्था के तहत। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ताजा उदाहरण है कि जेल गए और इसी जेल जाने के बाद राजनीतिक द्वेष द्वेष था या नहीं था, लेकिन कुल मिलाकर के कोर्ट से उनको राहत मिली और वो जमानत पर बरी हुए, चाहे मनीष सिसोदिया का मामला हो, सिंधिया या आम आदमी पार्टी के लोगों का मामला हो। कानून अपना काम कर रहा है, जो भरोसा होता है लोगों का राजनीतिक देश और देश बना रहे, लेकिन लोगों का भरोसा कानून बना रहे और बहुत देश ऐसी भी और आज तक देश की कानून व्यवस्था को भरोसा है, आगे भी बना रहेगा। कानून का काम ठीक से कराएगा, राजनीति चाहे चाहे नहीं रहे, देश का हरा भी होगा